चलो तो भाई अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है एक क्वेश्चन पे एंड किया था, और वो क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करना था अपने को, राइट? दिस वाज द क्वेश्चन के पीएच ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaA इज 9 एट 25 डिग्री सेल्सियस, देन Ka इज, बहुत ही सिंपल सवाल था, है ना? फॉर्मूला भी ऊपर ही लिखा था, 10⁻⁵। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैं लिख देता हूँ इसका सॉल्यूशन क्विकली। बहुत ही सिंपल है बच्चों, वैसे तो सब लोगों का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आया है। और तो सबसे पहले तो Na जो है आइडेंटिफाई करोगे तुम, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, हाँ या ना? है ना? अभी तो देखो फॉर्मूला ऊपर लिखा था वो पता लगे, एग्जामिनेशन में फॉर्मूला ऊपर नहीं लिखा होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वंस यू आइडेंटिफाई तो आप लिखोगे देयरफॉर pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस log C। तो pH की वैल्यू 9 दे रखी है, इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa आपको पता करना है, C दे रखा है 0.1, तो log C यानी log ऑफ 0.1 कितना आ जाएगा? -1। बिल्कुल, तो वैल्यू रख देते हैं, तो यू गेट ये 9 - 7 हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ pKa-1। इसको सॉल्व करोगे तो pKa इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, या Ka इक्वल टू 10⁻⁵ आपके पास आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ऐसे ही किया था भाई सबने, दिस वाज द आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो फटाफट से एक दो क्विक क्वेश्चन और करते हैं इसी की वैरायटी पर। हमने लास्ट क्लास में ये केसेस करे थे, दिस वाज द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस केस फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना? इसके सॉल्ट के एग्जांपल्स लिखे थे, इक्विलिब्रियम सॉल्व किया था, केसेस बनाए थे, उसमें फॉर्मूला बनाया था। इसके क्वेश्चंस हमने करना स्टार्ट किए थे, तो एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने। अभी आगे अपन फटाफट से एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन अगले केस ऑफ हाइड्रोलिसिस पे जाएंगे, है ना? क्विक क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8.2 grams of CH3CONA is added into 1 liter water, या उसको ऐसे लिख लो, 8.2 grams of CH3CONA is added into water to make 1 liter solution, ऐसे लिख लो। 8.2 grams of CH3COONA is added in water to make 1 liter solution, full stop. Calculate the percentage hydrolysis of salt. Calculate the percentage hydrolysis of the salt and pH of the solution if Ka of CH3COOH is equal to, या चलो तुम्हें Ka नहीं दे रहा मैं, तुम्हें Kb दे देते हैं। Kb of CH3CO negative is equal to 10 to the power -9। तो इसका आंसर तुम्हें बताना है। तो क्या क्या पता करना है? सबसे पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन लिखो और मुझे बताओ पता क्या क्या करना है। टर्म्स क्या क्या है? मतलब लैंग्वेज में तो लिखा है अल्फा, सही बात है, एक तो अल्फा पता करना है, और दूसरा पीएच। तो पीएच बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाए तो उससे भी आ जाएगा, फॉर्मूला तो है ही है, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस से भी आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल। तो पीएच पता करना है, तो ये पता कर लो, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल लो, तो उससे भी आ जाएगा।
करो भाई, तो बताओ मेरे को कि क्या आ रहा है। टेल मी व्हाट इज अल्फा। पुष्कर, हाँ ठीक है बेटा। परसेंटेज अल्फा सही है, तो परसेंटेज पता करना, तो परसेंटेज में आंसर डिस्कस करेंगे। करो, तब तक मैं भी कुछ कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। CH3CO नेगेटिव प्लस H2O in equilibrium with CH3COH plus OH negative, KH is equals to KW by Ka is equals to KB। ये C माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा। हाँ सही है, सही है। तो इसमें हमने ऑलरेडी फॉर्मूला बना लिया था वैसे, अल्फा इज इक्वल टू रूट KH/C या फिर रूट KB/C। तो KB देने से तो तुम्हारा काम आसान हो गया। C क्या है वैसे, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन हियर? 0.1 है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, ये आपको पता करना पड़ेगी। पता कर ली सबने? कॉन्सेंट्रेशन पता कर ली थी? बिल्कुल। तो कॉन्सेंट्रेशन पता कर ली थी, आपका काम और आसान हो गया था ना। के ना देके के भी दे दिया तो अल्फा निकालना आसान हो गया। हाँ, के बी से पीएच डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे आप, उससे आपको के निकालना पड़ेगा। बट आपको अगर अल्फा पूछा है और अल्फा निकाल रहे हो तो पीएच सी अल्फा से निकाल लेना डायरेक्टली, फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्या है। फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन जब आप अल्फा निकाल रहे हो, सी आप निकाल ही रहे हो, तो सी अल्फा से एच प्लस निकाल लो सीधे सीधे। चलो तो इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लें भाई। दिस इज इक्वल्स टू रूट 10⁻⁻9 अपॉन 0.1। तो ये रूट 10⁻⁸, ये 10⁻⁻4 अल्फा आएगा। तो परसेंटेज अल्फा विल बी 10⁻⁻2। ठीक है, यही आंसर आया ना सबका? हाँ, 0.001%, 10⁻⁻2%। दिस इज द आंसर। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, पीएच पूछा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डायरेक्टली लिखते हैं क्या? सी अल्फा। तो 0.1 इंटू 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻5। इसीलिए पीएच कितना लिखना है भाई? 5 ही आएगा ना, कुछ और तो नहीं लिख रहे? अच्छा, ये सी अल्फा एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है कि ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन? लिख तो दिया तुमने। ओ एच नेगेटिव की है भाई। ये इक्विलिब्रियम भूल गए सब। CH3CO नेगेटिव का इक्विलिब्रियम है। तो ये एक्चुअली पीएच नहीं आएगा, POH आएगा, ठीक है। ये OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है, तो POH आएगा 5। तो पीएच कितना आएगा? 9। और सोल्यूशन बेसिक ही बनना चाहिए था ना। सॉल्ट तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है। याद आ रहा है, सॉल्ट किसका है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो पीएच जो है वो 7 से बड़ा आना चाहिए। तो पीएच 9 आएगा बिल्कुल। लिख लो जल्दी से। एक और क्विक क्वेश्चन करते हैं अपन इसके ऊपर, तो काफी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ये भी बेसिकली इस क्वेश्चन में मैं तुमको स्लाइड रिवीजन करवा ही दिया भाई कि इक्विलिब्रियम क्या लिखा था, कैसे सॉल्व किया था, है ना। बस यहाँ पे हमने वेरिएबल्स के साथ किया था एक्चुअली। ओ एच माइनस लिखा था हमने सी अल्फा, और फिर इससे पी ओ एच का एक्सप्रेशन बनाया था, उससे पी एच का एक्सप्रेशन बनाया था। लिखा सबने? क्वेश्चन की लास्ट लाइन लो, जल्दी देख लो। तो क्वेश्चन पहले लिखा करो ना, सॉल्व पहले क्यों करने लग जाते हो? फर्स्ट राइट क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्विंग। चलो एक क्वेश्चन अपन रिएक्शन वाला लिखते हैं, थोड़ा रिएक्शन करवाते हैं। चलो भाई, एक और क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 ml of 0.2 molar CH3 COOH
50 ml of 0.2 molar CH3COOH is mixed with 50 ml of 0.2 molar NaOH is mixed with 50 ml of 0.2 molar NaOH at 25 degrees Celsius. Full stop. Calculate pH of the resulting solution. Calculate pH of the resulting solution. तुम्हें दे रखा है pKa for CH3COOH is equals to 4.74 है ना. ऑप्शंस भी दे दूं क्या तुमको? चलो ऑप्शंस भी दे देता हूँ. लिखो ऑप्शन. 9.87, B 8.87, C 11.74 या फिर D 10.02. करो भाई सॉल्व. करो इसको सॉल्व. आंसर बताओ, फिर अपन आगे और केसेस देखेंगे. इस क्वेश्चन के बाद अपन हाइड्रोलिसिस के नेक्स्ट केस पे आएंगे. हाँ भाई करो करो. अच्छा चलो, तुमने थोड़ा बहुत तो सॉल्व किया होगा. मुझे एक चीज बता दो, मिक्स करने के बाद. वैभव यार नहीं, ऑप्शन से तो मैच नहीं हो रहा तुम्हारा आंसर. देखते हैं सॉल्व करके. मेरे ख्याल से तो इन ऑप्शंस में से ही आना चाहिए आंसर तो भाई मैं कुछ पूछ रहा था तुमसे कि जब तुमने सॉल्व करना शुरू किया होगा तो क्या हुआ, रिएक्शन कराया तुमने CH3COOH और NaOH का रिएक्शन कराया या नहीं कराया? कराया. ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम 50 ml 0.2 मोलर, ये 50 ml 0.2 मोलर. तो मिलीमोल्स कितने आए भाई? CH3COH और NaOH के मिलीमोल्स कितने आए? 10. 10 और 10. ठीक है, ये आपका CH3CONA बनेगा और H2O बनेगा, है ना. ये आपका सॉल्ट बनेगा और ये आपका पानी बनेगा. एसिड और बेस आपने रिएक्ट करा दिए. ऐसे ही होगा. log 3 की रिक्वायरमेंट होगी, देखते हैं. चलो देखते हैं, रुको रुको. अच्छा, रिएक्शन होने के बाद ये पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे, होंगे. हम्म. तो अब मुझे बताओ कि CH3CONA कितना बनेगा, मिलीमोल्स कितने बनेंगे? 10 मिलीमोल्स. अच्छा, वॉल्यूम कितनी आएगी इसकी, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी आएगी? 100 ml. बिल्कुल 100 ml. तो देर फोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA कितना आएगा?
0.1 मोलर। तो यहाँ से आपके पास जो एनायन आएगा CH3CO नेगेटिव, ये आ जाएगा 0.1 मोलर। दिस इज योर C फॉर द फॉर्मूला। अच्छा, अब ये फॉर्मूला सॉल्ट किसका है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका पीएच निकालना है। अब निकालो, जरा सॉल्व करो। पीके आपको दे रखा है। नाउ सॉल्व दिस। अब शायद सही आंसर आ जाए लोगों का। करो सॉल्व। तो मैं भी लिखूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे सॉल्व करने से पहले तुम लोग खुद ब खुद आंसर सही से निकालो। लिखो भाई, करो सॉल्व। वैल्यूज रखो। हाँ, अब आ रहा है आंसर, सही है। अब लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। गुड। चलो मैं जल्दी से वैल्यू रख देता हूँ, फिर उसके बाद ही बताता हूँ। तो ये 7 प्लस हाफ ऑफ पी के कितना दे रखा है अभी क्वेश्चन में? 4.74। 4.74 लॉग सी 0.1 रखूंगा तो -1 हो जाएगा। -1 तो हो जाएगा 7 प्लस हाफ ऑफ 3.74। तो 3.74 का हाफ कितना होता है भाई? 1.87। 7 प्लस 1.87, तो पीच तुम्हारा कितना आ गया? 8.87 इज योर आंसर। समझ में आया क्या गलती कर रहे थे? जिन जिन लोगों ने कुछ मिस्टेक करी थी उनको अपनी गलती समझ में आ गई। बिल्कुल, आगे से नहीं करेंगे अपन। हाँ, गुड। तो अपन मार्क कर देते हैं। योर आंसर इज बी। 8.87 इज योर आंसर। ठीक है। ओके, लिख लो, जल्दी लिख लो अगर किसी का बचा है तो। अब अपन नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के। इसके जैसा ही रहेगा केस, बस वहां पे अप्रोक्सीमेशन लेना या इग्नोर करना सीखेंगे हम चीजों को। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटीज भी लिखेंगे, कैसे लिखते हैं। लिख लिया सबने? रिटन बाय एवरीवन। जल्दी करो जल्दी, तब तक मैं अगली हेडिंग लिख रहा हूं। तो हमने, देखो हेडिंग्स में क्या किया था। देखो हेडिंग्स में क्या किया था, एक बार देख लो वापस। हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर लिखा था मोनोप्रोटिक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। सब हेडिंग थी ए। तो अब ऐसे ही अब अगली सब हेडिंग आएगी अपनी बी। ठीक है। नेक्स्ट सब हेडिंग विल बी बी। तो केस वही चल रहा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन पहला मोनोप्रोटिक था, अभी पॉलीप्रोटिक पे आ जाते हैं। तो बी करके लिखो। बी, सॉल्ट ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अरे पीयूष, कोई कंफ्यूज नहीं होगे, फॉर्मूले एक जैसे ही बन के आएंगे। तो तुम्हें मतलब अगर एक फॉर्मूला याद है ना, तो दूसरा भी मतलब ऐसे ही याद रह जाएगा, उसमें कुछ कंफ्यूज होने की बात ही नहीं आएगी। तुम देखो तो सही, अभी इसका फॉर्मूला निकालेंगे और पिछले वाला फॉर्मूला निकालेंगे, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा, है ना। चलो, तो अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन इसके एग्जाम्पल में भी पॉलीप्रोटिक एसिड है, तो इसके दो तरीके के सॉल्ट्स बनेंगे। तो इसमें लिखेंगे अपन B1 करके, है ना। तो इसके भी दो केसेस बनाएंगे। B1 जो केस बनेगा अपना, वो होगा नॉन एम्फोटेरिक सॉल्ट्स का। तो पॉलीप्रोटिक के दो तरीके के सॉल्ट्स बन सकते हैं, एम्फोटेरिक और नॉन एम्फोटेरिक। तो पहले नॉन एम्फोटेरिक करेंगे, फिर एम्फोटेरिक करेंगे। नॉन
एम्फोटेरिक सॉल्ट्स। सो बेसिकली ऐसे सॉल्ट जो पूरे न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, जिनमें जितने भी H प्लस थे सब न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, तो वो नॉन एम्फोटेरिक सॉल्ट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ तक लिख ली कि एडिंग, तो मैं थोड़ा समझाना शुरू करूँ। हाँ, अब देखो, पॉलीप्रोटिक एसिड आपके पास H2CO3 होता है। H2CO3 एक पॉलीप्रोटिक एसिड है, 2 H प्लस देता है। उसको अगर आपने कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर दिया, कंप्लीट न्यूट्रलाइज मतलब दोनों H प्लस हटा दिए, तो वो नॉन एम्फोटेरिक बनेगा, है ना। जैसे H2CO3 है, सुनना है इस बात को, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। इसको आपने अगर 1:1 रेशियो में NaOH से रिएक्ट कराया, तो ये बनाएगा NaHCO3। तो इसमें क्या हुआ कि एक H प्लस अभी भी निकल सकता है, तो ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, ये हाफ न्यूट्रलाइज्ड है, और ये एम्फोटेरिक है। ये एम्फोटेरिक वाले केस अभी आगे चल के आएंगे, तब इनकी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने और NaOH डाल दिया, तो ये अब फिर बना देगा Na2CO3, तो ये नॉन एम्फोटेरिक हो गया, इसके सारे H प्लस हट गए। तो जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है पॉलीप्रोटिक एसिड का, तो नॉन एम्फोटेरिक सॉल्ट बनता है। इतनी बात तो समझ में आती है सबको कि अगर H प्लस नहीं होगा सॉल्ट में, तो वो नॉन एम्फोटेरिक सॉल्ट है किसका, पॉलीप्रोटिक एसिड का। H2CO3 के सारे H प्लस हटा के जो सॉल्ट बनाओगे वो नॉन एम्फोटेरिक बनेगा। इतना समझ सकते हैं हम। फिर एम्फोटेरिक वाले केस अपन आगे देखेंगे बाद में कि एम्फोटेरिक क्यों है, कैसे हैं। ओके, तो इनके एग्जाम्पल्स अपन लिखते हैं। तो H2CO3 का नॉन एम्फोटेरिक सॉल्ट बनेगा Na2CO3। H3PO4 का नॉन एम्फोटेरिक सॉल्ट क्या बनेगा भाई? H3PO4 का नॉन एम्फोटेरिक सॉल्ट क्या बनेगा? Na3PO4, तीनों H प्लस हटा के सोडियम आ गए। या पोटेशियम भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सोडियम ही हो, यू कैन हैव समथिंग एल्स। कैल्शियम भी लगा सकते हैं। जैसे अगर कैल्शियम लगा दोगे, तो आपके पास आएगा Ca3PO4 होल ट्वाइस, है ना। ऐसे आपके पास जो सॉल्ट्स होते हैं, ये नॉन एम्फोटेरिक सॉल्ट्स ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड में आते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो एक एग्जाम्पल करेंगे, उसको पूरा सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम की मदद से, और उसी में फॉर्मूला भी बना लेंगे, और फिर देख लेंगे उस फॉर्मूले से भी वही आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, लिखे एग्जाम्पल्स। कहाँ भाई, कहाँ बिजी हैं लिखने में? इतना इतना कितना लिख रहे हो? ठीक है, चलो तो देखो, एक एग्जाम्पल से ही सॉल्व करते हैं। एक काम करो, क्वेश्चन लिखो सीधे तुम तो, उस क्वेश्चन में ही अपन सॉल्विंग भी करेंगे, इक्विलिब्रियम भी बनाएंगे। लिखो, फॉर अ 0.1 मोलर Na2CO3 solution, for a 0.1 molar Na2CO3 solution, find the equilibrium concentrations of HCO3 negative, comma H plus and H2CO3 if Ka1 is equal to 10। इसको ब्रैकेट में लिख लेना। एक काम करो, इफ मत लिखो, ऐसा करो, गिवन लिख लो। गिवन Ka1 is equal to 10 to the power minus 5 and Ka2 is equal to 10 to the power minus 9 for H2CO3। ये आपका सवाल है,
और इसकी मदद से अपन समझेंगे कि कैसे पॉलीप्रोटिक एसिड्स के केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। लिखा क्वेश्चन सबने? ओके, तो चलो इसको अपन लिखना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन Na2CO3 सॉल्ट है ना, पहले सुन लेना उसके बाद लिख लेना। ये आपके पास 0.1 मोलर है, तो Na2CO3 सॉल्ट है, ये 0.1 मोलर है, तो ये आपको आयंस देगा ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस CO3 2 नेगेटिव, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर और 0.1 मोलर आएगी। किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, इसमें से किसका हाइड्रोलिसिस होगा? CO3 का, है ना भाई। सोडियम तो हाइड्रोलाइज करेगा नहीं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो इसका तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, नो हाइड्रोलिसिस। और इसका हाइड्रोलिसिस होगा क्योंकि ये वीक एसिड का एनायन है। तो अब CO3 2 नेगेटिव का अपन हाइड्रोलिसिस लिखेंगे। तो अभी 2 मिनट और रुक जाओ, मैं थोड़ा सा लिख दूं, उसके बाद फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, सुन लो एक बार। तो अब अगर CO3 2 नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो CO3 2 नेगेटिव पानी से एक H प्लस लेगा, HCO3 नेगेटिव बनाएगा और OH माइनस रिलीज करेगा। तो इसका जब आप KH लिखोगे, KH1 लिखोगे, तो ये KW अपॉन KA कौन सा आएगा इसमें? KA1 आएगा या KA2 आएगा? और सोच के बताना, तुक्का मत लगाना कि ये आना चाहिए नहीं। जैसे लिखते हैं वैसे लिख के देखो कौन सी रिएक्शन यूज करोगे KA के लिए। गुड विधान, गुड, वेरी गुड। KA2 आएगा इसमें, बिल्कुल, है ना भाई। H2CO3 का सेकंड डिसोसिएशन है ना, CO3 2 नेगेटिव और HCO3 नेगेटिव जो है KA2 में आते हैं, HCO3 में, H2CO3 में। KA1 में तो H2CO3 आता है। तो इसकी वैल्यू लिख लो, कितनी आएगी ये? 10 की पावर, बताओ जल्दी कितनी? सब लिखने में बिजी है। मैंने कहा कि मैं लिखने का टाइम दूंगा, बट नहीं, सबको लिखना है। 10⁻⁵, क्योंकि सर जब आप टाइम दोगे तब हम फिर टाइम पास करेंगे, है ना। सुनना नहीं, अभी समझना नहीं, फिर बाद में डाउट पूछेंगे सर ये कैसे हो गया। हाँ, अच्छा, अगले इक्विलिब्रियम को भी लिखते हैं भाई, सेकंड इक्विलिब्रियम। अभी जो आपका HCO3 माइनस बना है, इसका भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है क्योंकि ये भी वीक एसिड का एनायन है। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये एक और H प्लस ले लेगा, H2CO3 बनाएगा और ये भी OH माइनस रिलीज करेगा। तो सेकेंड हाइड्रोलिसिस KH2 इस KW अपॉन यहाँ किसका KA आएगा? KA1 आएगा, बिल्कुल। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻5 कितनी आएगी? 10⁻⁹ ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखते हैं उतना और मैं बताता हूँ, उसके बाद तुम लिख लेना, है ना। उसके बाद मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा लिखने के लिए और तुमको सॉल्व करने के लिए भी टाइम दे दूंगा। तो CO3 2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 थी। इसमें से मान लो एक्स हाइड्रोलाइज अगर होता है इक्विलिब्रियम आने तक पूरा, है ना, टोटल एक्स हाइड्रोलाइज हो गया, तो इसकी वजह से HCO3 नेगेटिव एक्स बनेगा और OH नेगेटिव एक्स बनेगा, हाँ या ना। तो OH नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ एक्स आ गया और HCO3 नेगेटिव यहाँ एक्स हो गया। अच्छा, HCO3 नेगेटिव अगले इक्विलिब्रियम में कुछ खत्म भी होगा इक्विलिब्रियम आने तक। तो इसको अगर -y खत्म कर लेते हैं तो इक्विलिब्रियम पर HCO3 नेगेटिव बचेगा x माइनस वाई। तो H2CO3 कितना बनेगा? y। और OH नेगेटिव को क्या लिख देंगे? x प्लस वाई और x प्लस वाई।
ये हमारी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हो गई। अच्छा, इसके बाद दो अननोन होगा एक्स और वाई, दो इक्वेशन बन जाएंगी आपके पास K1 K2 से, मतलब KH1 KH2 से। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या कुछ अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या अप्रोक्सीमेशन लिख सकते हैं भाई कि सिंस KH1/KH2 is greater than 10 to the power 3, therefore neglect y with respect to x। बिल्कुल, y with respect to x। अच्छा, और भी कुछ निगलेक्ट हो सकता है क्या? और कुछ निगलेक्ट हो सकता है? x with respect to 0.1। अच्छा, also since KH1 is small, therefore neglect x with respect to 0.1, है ना? अब तुम इसको आराम से लिख लो, टाइम दे रहा हूं मैं। और सब जगह वो काटा पीटी जो करनी है वो करना, मैं भी करूंगा साथ साथ। और इसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, और उस एक्स और वाई की वैल्यू से सब वैल्यूज मेरे को बताना कि किस किस की वैल्यू तुमको मिल गई। फिर अपन फॉर्मूला बना लेंगे, है ना? फिर फॉर्मूला क्या करना है, कैसे लिखना है, अगर पीएच ही पूछा जाए सिर्फ, तो डायरेक्ट कैसे बताना है बिना इक्विलिब्रियम लिखे। लिखो भाई। चलो आई गेस तुम लिख रहे हो तो मैं एक चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर देता हूँ तब तक। y विद रिस्पेक्ट टू x इग्नोर होगा, और x इग्नोर होगा 0.1 के रिस्पेक्ट में। अर्नब, ये इक्वेशन एग्जैक्टली पहले नहीं लिखी थी, पहले अपन ने लिखा था H2CO3 इन इक्विलिब्रियम विद HCO3 नेगेटिव प्लस H प्लस, है ना? वो सिर्फ इतनी थी, वहाँ पानी नहीं था। बट हाँ, ऐसा ही किया हुआ था अपन ने, है ना? प्रोसेस सिमिलर था, वहाँ निग्लेक्शन सिमिलर थे, लेकिन एग्जैक्ट इक्वेशंस नहीं थी। इसलिए ही मैं कहता हूँ इस चैप्टर में रिवीजन करते रहना जरूरी है, कि प्रोसेसेस अप्रोक्सीमेशन सिमिलर रहेंगे, बस उनका एप्लीकेशन अलग अलग जगह होगा। वहाँ पॉलीप्रोटिक एसिड की डिसोसिएशन में था, या हाइड्रोलिसिस में। तो हम स्क्रोलिंग अप लिटिल, तो अब यहाँ से हमको दो इक्वेशन चाहिए जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाएंगे हमको। देयरफॉर KH1 is 10 to the power minus 5 is equal to x into x upon 0.1, which gives you x square is 10 to the power minus 6, या x is 10 to the power minus 3। और KH2 is 10 to the power minus 9 is equal to y into x अपॉन x। तो ये x तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको y डायरेक्टली मिल जाएगा 10 to the power minus 9। हाँ पीयूष, ये निगलेक्ट के पहले सिंस लिख दिया मैंने देयरफॉर की जगह। सही है, सही है भाई। यहां तक लिख लिया कि सबने? तो अब अपने पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई इक्विलिब्रियम पे। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3 नेगेटिव, जो x माइनस वाई था, जिसको अप्रोक्सीमेटली हमने x लिखा था, तो वो आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर। यही आएगा।
अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस तो हमको निकालनी पड़ेगी, OH माइनस हमको मिल गई है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज ऑल्सो X प्लस वाई। तो यहाँ भी हमने इग्नोर किया y को, तो ये x आ गया, तो ये 10⁻³ मोलर आएगा। तो अगर OH नेगेटिव पता होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देयर फोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना लिखा जा सकता है, 10⁻⁻11, बिल्कुल 10⁻⁻11। और अगर H प्लस पता है तो pH कितना लिख दें, 11, है ना। अभी मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा तुमको कि pH का फॉर्मूला क्या आएगा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3 is Y which is 10⁻⁻9 मोलर, है ना। अच्छा, तुम जब ये वैल्यूज निकाल लेते हो ना, तो एक बार चेक भी कर लिया करो कहीं हमने अप्रोक्सीमेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। जैसे हमने x को निगलेक्ट किया था विद रिस्पेक्ट टू 0.1, तो कर सकते हैं भाई 100 गुना छोटा आ रहा है ना, कर सकते हैं। और y को निगलेक्ट किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये भी 10⁶ टाइम्स छोटा है, तो ये भी कर सकते हैं। तो वैसे तो मोस्टली नहीं जरूरत पड़ेगी, बट चेक कर लिया करो कभी कभार, है ना। कभी कभार वैल्यूज अगर बहुत क्लोज हो तो चेक कर लिया करो कि कितने गुना फर्क है, वरना तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा काम अप्रोक्सीमेशन से हो जाएगा। अच्छा, अभी फॉर्मूला की बात कर रहे थे हम, कि मैंने बोला था कि फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो अपन फॉर्मूला लिखते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे पिछला फॉर्मूला अगर हमको याद हो तो ये कैसे आसानी से हो जाएगा। लिखा सबने, यहां तक लिख लिया। ये तो आपके आंसर्स हो गए ना, दीज आर योर आंसर्स। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, कि एट 25 डिग्री सेल्सियस pH इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा है, 7 प्लस या माइनस, एक एक करके पूछ लेता हूँ बातें। 7 प्लस हाफ pK क्या, A, pKa प्लस लॉग C, यही पढ़ा है आपने फॉर्मूला, बिल्कुल। तो फॉर्मूला बेटा यही रहेगा, है ना, फॉर्मूला यही रहेगा। फर्क बस क्या आएगा, सुनना बात को, फर्क क्या आएगा, जब आपने ओरिजिनल हाइड्रोलिसिस लिखा था तो यहाँ KW/Ka आ रहा था, पहली बार जब हाइड्रोलिसिस लिखा था, जब एक ही था, तो यहाँ KW/Ka आ रहा था। अब जब आप मल्टीपल स्टेप्स लिखोगे तो उसमें सेकंड स्टेप तो इग्नोर होता है अपना, इसका कंट्रीब्यूशन H प्लस या OH माइनस में। तो इसमें क्या होगा, हमेशा से याद रखना, जब आपका चीजें इग्नोर हो रही होंगी तो आपके फॉर्मूले में जो Ka आएगा वो कौन सा आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा, 2, है ना। हमेशा जो लास्ट Ka होगा वो आएगा। तो आपको बस क्या याद रखना है, कुछ नहीं, मोनोप्रोटिक है तो Ka लिख दो, या पॉलीप्रोटिक है तो लास्ट Ka इन दी फॉर्मूला। इन केस ऑफ polyprotic acid salts, use last Ka of the acid, use last Ka of the acid। अब एक बार इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के निकाल के देखो pH 11 आ रहा है क्या। हाँ, बस फॉर्मूला बेटा है हर्षल, एक ही तो याद रखना है यार, एक ही तो फॉर्मूला है, 7 प्लस हाफ ऑफ PK प्लस लॉग C, और उसमें K लास्ट याद रखना है, इतना सी बात है। और वो भी लास्ट क्लास में बताया था कि 7 के बाद प्लस आएगा कि माइनस, वो भी लॉजिकली बता सकते हो। और जो वीक है उसी का PK आएगा, जो स्ट्रांग है उसका तो PK आएगा नहीं, है ना। अरे यार ना, K1 ग्रेटर देन K2 तो है बेटा, कैसी बात कर रहा है, K1 तो हमेशा ही बड़ा रहेगा, K1 इज ग्रेटर देन K2, ये तो है ही ना बेटा, K1 तो K2 से बड़ा ही है। KH1 और KH2 में KH1 ही हमेशा बड़ा रहेगा, KH2 बड़ा हो ही नहीं सकता।
क्योंकि जब ये बनेगा तब तो आगे जाएगा, तो जब ये कम बने और ये ज्यादा टूट जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो भाई इस फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे तो भी तुम्हारा आंसर 11 ही आएगा। बात समझ आ रही है? तो ये याद रख लेना कि फॉर्मूला ये है आपका। अगर बाकी चीजें नहीं पूछे, डायरेक्ट पीएच पूछा, तो सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आपको आंसर मिल जाने वाला है। तो एक क्विक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इस पर, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, बेटा पीयूष माइनस कब आएगा? जब वो केस आएगा तब बता दूंगा ना माइनस कब आएगा। आने तो दे वो केस। अभी जब से वीक एसिडिटी तो पढ़ रहे हैं, वीक बेस पे आएंगे तो माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, तुम लोगों को वो ये है कि सब्र नहीं है कि भाई, सब्र मतलब पेशेंस नाम की चीज नहीं है कि जब केस आएगा तो सीखेंगे। सब कुछ पहले चाहिए, बिना सिखाए। पहले इसको तो ढंग से सीख लो। चलो भाई चलो। हाँ, सवाल जल्दी से, क्विक क्वेश्चन। तो भाई कैलकुलेट द पीएच ऑफ calculate the pH of 0.2 molar Na2S solution at 25 degrees Celsius in bracket given Ka1 is equal to 10 to the power minus 7 and Ka2 is equal to 5 into 10 to the power minus 10। तो बताओ भाई, log 2 की वैल्यू दूं के? वैसे तो याद हो जानी चाहिए अभी तक। log 2 is 0.3। अच्छा, तुमको log 5 की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। चलो log 2 log 5 सारी वैल्यूज दे देता हूँ मैं। log 2 is 3, log 5 0.7 ले लो, 0.698 होता है, बट 0.7 ले लो, अप्रोक्सीमेटली 0.7। तो करो भाई सॉल्व। तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो बस कैलकुलेशन ही करनी है और समझना है कि के कौन सा रखना है। करते बेटा, पर इतना परफेक्ट आंसर आ रहा है क्या यार? एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा होगा आई गेस, मतलब क्लोज आ जाएगा। आ रहा है क्या? देखते हैं, चलो मैंने भी थोड़ा सा डेटा मन से दिया है। देखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। हाँ यार, बढ़िया आंसर आ रहा है, ये तो सही है। मेरे को भी नहीं पता था इतना अच्छा आंसर आ जाएगा। सही, बढ़िया।
तो ये हो जाएगा 7 प्लस हाफ ऑफ 10, तो pH इक्वल टू 12 आ रहा है, कितना आ रहा है? नहीं नहीं, एक सेकेंड, नहीं नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा यार, अरे रे रे, मुझे लगा कि तुमने 12 बोला तो सही कैंसिल हो रहे होंगे। नहीं 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 नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है कैंसिल, हाँ वही तो। ये तो 1.7 और 0.3, तो 1.4 हटेगा, सही बात है, 8.6 सही है। हाँ मतलब लोगों ने कैंसिल कर दिया। 8.6 आएगा भाई। pH इक्वल टू कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। 11.3, अब तो सही है ना? काफी लोगों ने 12 बोला था, तो मुझे लगा कि कैंसिल हो रहे होंगे। मैं वही सोच रहा था कि यार रैंडम दिया हुआ डेटा इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि एकदम परफेक्ट आंसर है, जैसे हो जाता है कभी कभी। हाँ अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल नहीं होंगे भाई। ये -0.7 था, ये +0.3 था, ये -1 था, ये प्लस होता तो ये कैंसिल होते। 11.3 इज योर आंसर। ठीक है, तो कौन सा के ए यूज करना है, बस यही समझने वाली बात है, बाकी तो कुछ नया है नहीं इसमें। समझ में आया सबको? लॉग को एक साथ सॉल्व करो तो भी आ जाएगा उसमें, फिर तुमको वो ये कि लॉग पॉइंट टू की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक्चुअली लॉग पॉइंट टू की वैल्यू देखोगे तो -0.7 ही आएगी। लॉग पॉइंट टू इज -0.7। वो भी तुम निकाल सकते हो कैसे, कि ये log 5 है, तो log 1/5 हो जाएगा -0.7, तो ये हो जाएगा log 0.2 इज -0.7, ये तुम कर सकते थे। ठीक है, ये भी बढ़िया है यार, सवाल में तुमको सिर्फ log 5 की वैल्यू दे दी जाए और ये ना दिया जाए, तो और अच्छा सवाल हो जाएगा ये, क्योंकि log 0.2 की वैल्यू तुम्हें दी नहीं है। तो ये भी कर सकते हो तुम। अच्छा सवाल है फिर तो, है ना, सही है, अगली बार से ऐसे ही करूंगा, नेक्स्ट टाइम log 2 की वैल्यू नहीं दूंगा। चलो, इसको ये कर सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ क्विक। दिस कैन गिव यू log ऑफ 1/5 एज -0.7, या log ऑफ 0.2 एज -0.7। तो इसको हटाकर इसको यूज किया जा सकता है, इसको ना दिया जाए तो भी कर सकते हैं। हाँ चलो देखो, कभी यूज करेंगे इसको। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको? ये अपन ने केसेस कर लिए नॉन एम्फोटेरिक सॉल्ट्स के। ठीक है, फॉर्मूला भी बना लिया, फॉर्मूला यूज कैसे करना है वो भी देख लिया, बहुत ही सिंपल यूज है, राइट। एम्फोटेरिक में देखते हैं, एम्फोटेरिक में क्या होगा। एम्फोटेरिक में आपको थोड़ा सा मेहनत लगानी पड़ेगी। तो B2 करके हेडिंग लिखनी है अपने को, ये B1 थी, B2 देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक स्ट्रॉन्ग बेस कंटेनिंग एम्फोटेरिक एनाइन। हाइड्रोलिसिस of salt of weak acid and strong base containing एम्फोटेरिक एनाइन। तो अभी मैं ये भी बता दूंगा कि इसको एम्फोटेरिक एनाइन क्यों कह रहे हैं, है ना। दोनों बातें कर लेंगे अपन लोग, और फॉर्मूला तो निकाल ही लेंगे। एग्जाम्पल,
NaHCO3 या Na2HPO4 या फिर NaH2PO4 एटसेट्रा। तो पहले तो एम्फोटेरिक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना। तो समझते हैं भाई एम्फोटेरिक आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लिखो। तो इसको एम्फोटेरिक क्यों कह रहे हैं वो समझ लेते हैं अपन। लिखा। हाँ, बाइकार्बोनेट्स बेसिकली एम्फोटेरिक कहलाएंगे, बिल्कुल। तो इसको एम्फोटेरिक क्यों कह रहे हैं, देखो उधर, क्योंकि NaHCO3 जो है ये जाके टूटेगा तो आपको देगा Na प्लस और HCO3 नेगेटिव। अच्छा, अब HCO3 नेगेटिव के साथ दो चीजें हो सकती, देखो Na प्लस तो हाइड्रोलाइज करेगा नहीं, है ना। ये तो हमने लास्ट क्लास में एस्टैब्लिश कर लिया था कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के जो एनायन और कैटायन होंगे वो हाइड्रोलाइज करेंगे नहीं। लेकिन HCO3 नेगेटिव दो चीजें कर सकता है अब, ठीक है। एम्फोटेरिक क्यों कह रहे हैं। HCO3 नेगेटिव के पास H प्लस है देने के लिए, हाँ या ना। क्या ये H प्लस दे सकता है ना। एक H प्लस बचा हुआ है, तो एक काम तो ये कर सकता है कि गिव H प्लस, यानी कि डिसोसिएट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज, ये वीक एसिड का एनायन है, H2CO3 का एनायन है, तो हाइड्रोलिसिस भी शो कर सकता है ना। तो इट कैन हाइड्रोलाइज एज वेल। तो अब एम्फोटेरिक तो तब कहेंगे जब एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करे, तो एसिड की तरह तो कर ही सकता है, H प्लस दे सकता है। और अभी हाइड्रोलाइज करके देख लेते हैं कि OH माइनस मिल रहा है कि नहीं। एक्चुअली होगा ये कि जब ये हाइड्रोलाइज करेगा तो OH माइनस मिल जाएगा अपने को। जिसको एम्फोटेरिक इसलिए ही कहते हैं क्योंकि ऐसे जो एनायंस होते हैं जो H प्लस दे सकते हैं और एनायन भी हैं किसी वीक एसिड के, तो वो हाइड्रोलाइज करके OH माइनस भी दे सकते हैं, है ना। इसलिए इनको एम्फोटेरिक कहते हैं। तो यहाँ तक लिखो, इसके बाद में आपको दोनों इक्विलिब्रियम लिख के बताता हूँ। इसके दो इक्विलिब्रियम बनाएंगे, एक में H प्लस देगा, एक में OH माइनस। लिख लो जल्दी से। लिख लिया। हाँ, तो अब अपन इसके इक्विलिब्रियम लिखते हैं। तो देखो, पहला इक्विलिब्रियम जो अपने को लिखना है, अपन इसको हाइड्रोलाइज कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस। तो आपका HCO3 नेगेटिव जब पानी के साथ इक्विलिब्रियम बनाएगा, H प्लस लेगा, तो ये H2CO3 बनाएगा और OH नेगेटिव दे देगा। तो KH जो है वो KW बाय KA कौन सा आएगा बच्चों। KA, अरे रे, ये देखा करो, ये H2CO3 HCO3 नेगेटिव है ना। तो H2CO3 इन इक्विलिब्रियम विद HCO3 नेगेटिव जब आता है तो ये पहला H प्लस होता है या दूसरा। फर्स्ट। तो K1 आएगा ना यहाँ तो, मतलब बस पिछले में K2 था तो सर K2 लिख दो, देखो तो सही कौन हाइड्रोलाइज हो रहा है। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा सोच के लिख के देखो। अभी लिख लो भाई, एग्जामिनेशन हॉल में मत लिखना, ठीक है। K1 आएगा हाइड्रोलिसिस में। OH माइनस मिल रहा है, बेसिक बिहेवियर है ना। यहाँ बेसिक बिहेवियर है।
ठीक है, तो यहाँ अपन एक्सप्रेशन भी बना लेते हैं, एक काम करते हैं अपन फॉर्मूला भी डिराइव कर ही लेते हैं एक साथ, है ना, दोनों बातें। तो यहाँ पर के एच विच इज के डब्ल्यू बाय के ए वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3 into OH negative upon concentration of HCO3 negative। ये अपना पहली इक्वेशन बन जाएगी, इसको अपन नंबर दे देते हैं 1। और सेकंड अपन लिखते हैं डिसोसिएशन, कि ये टूट रहा है। तो एसिडिक बिहेवियर होगा इसमें। तो जब ये टूटेगा तो आपको देगा H++ CO3 2 नेगेटिव। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? Ka2, बिल्कुल अब सही है, Ka2। तो यहाँ से हम Ka2 का एक्सप्रेशन और लिख लेते हैं, Ka2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू CO3 2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन होल अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3 नेगेटिव। ये अपना सेकेंड एक्सप्रेशन बन गया, इसको हम नंबर दे देते हैं 2। लिखा सबने यहाँ तक? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, उसके बाद में डन। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक चीज अपने को कंसिडर करनी है कि जो आपका डिसोसिएशन है और हाइड्रोलिसिस है, उसके बाद एट इक्विलिब्रियम एक बात आपको कंसिडर करनी है, तो हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वरना हम फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे, फिर हमको इक्विलिब्रियम पूरे पूरे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो क्या कंसिडर करना है कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस when degree of हाइड्रोलिसिस, या इतना ही मत लिखो, एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस concentration of H2CO3 is approximately equal to CO3 2 नेगेटिव। तो एक्चुअली ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती हैं, बट इनको अप्रोक्सीमेटली इक्वल मानना है क्योंकि हम इनको कैंसिल करना चाहते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो फॉर्मूला हमारे उस केसेस में अप्लाई हो जाएगा, और ये तब होता है जब आपका के एच और K2 आसपास हो। तो जनरली के एच और K2 काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप K1 K2 की वैल्यू अगर 10⁻⁵ और 10⁻⁹ ले लो, तो दोनों सेम आ जाएंगे एग्जैक्टली, के एच और K2। तो वो कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर ही आ जाती है। तो इसलिए अपन अपना काम आसान करने के लिए उनको इक्वल मान लेते हैं। तो अगर ये मान लेते हैं तो अपना काम आसान कैसे होता है? देन इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, है ना, डिवाइड करो जरा। डिवाइड करने पे क्या होगा? इधर आपके पास आएगा KW अपॉन K1 इंटू K2,
और जब आप इधर डिवाइड करोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो CO3 2 नेगेटिव और H2CO3 कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल माना है हमने इनको, और HCO3 नेगेटिव से HCO3 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, OH नेगेटिव अपॉन H प्लस बचेगा, हाँ या ना, डिवाइड करने पे। तो अपने पास बच रहा है फाइनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये अपना काम आसान करने के लिए अपन ने ये किया। अब बस KW को लिख देते हैं, KW होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन Ka1 इंटू Ka2 is equal to concentration of OH minus upon concentration of H plus। OH minus की concentrations कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा concentration of H plus का whole square is Ka1 into Ka2 which gives you concentration of H plus is root Ka1 into Ka2। तो अभी मैं तुमको फाइनल जनरल फॉर्मूला लिखना सिखा दूंगा कि ये तो भी 1 और 2 के लिए जरूरी नहीं हमेशा 1 2 हो, कभी 2 3 कभी 3 4 हो सकता है, बट रहेंगे हमेशा कॉन्जिक्यूटिव ही। तो तुमको पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जामिनेशन हॉल में, डेरिवेशन ने कर लिया है, बट कौन सा के ए यूज करना है वो समझना पड़ेगा। हाँ आयुष बेटा, हार्मोनिक मीन हाँ ठीक है कह सकते हो। तो भाई इससे पीएच, वैभव बेटा देखो अगर तुम ये अज्यूम नहीं करते हो ना, वैसे तो ये वैल्यूज बहुत छोटी हैं दोनों, है ना, तो वैल्यूज बहुत छोटी हैं, क्या होता है कि जब आपका के एच और Ka2 इस केस में लगभग बराबर आएगा, तो आप ये कह सकते हो। तो अगर ये कंसिडर नहीं करोगे ना, तो इसके आगे का काम आप ऐसे नहीं कर सकते। तो हम फॉर्मूला बनाते हैं वो तभी बन पाएगा जब ये कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर हो। तो हम बना लेते हैं फॉर्मूला और फिर उसको डायरेक्ट यूज करना सीख लेंगे, हमको हर बार इसको डिराइव नहीं करना पड़ेगा। तो भाई पीएच लोगे जब नेगेटिव लॉग हो जाएगा, तो दिस विल बी Pk1 प्लस Pk2 अपॉन 2 आएगा, हाँ या ना। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन अब ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला नहीं है, ये किसके लिए आया, फॉर NaHCO3, दिस इज फॉर NaHCO3। अब तुम कहोगे कि सर फिर बाकी में क्या करेंगे, बाकी में इक्विलिब्रियम नहीं लिखेंगे, बाकी में अपन इस फॉर्मूले से देखेंगे कि फॉर्मूले में क्या ट्रेंड है, उससे अपन बाकी के भी फॉर्मूला लिख देते हैं, मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी 1 मिनट लगेगा, उसको बता देते हैं अपन के क्या क्या करना है। पहले यहाँ तक लिख लो, फिर मैं बता देता हूँ कि कैसे बताएंगे अपन कि क्या क्या करना है। लिखा सबने, हाँ मतलब पीएच तो मीन ऑफ के आ जाएगा। अच्छा देखो अब करना क्या है, सुनना बात को, कैसे कौन से के लेना है कैसे समझ में आएगा। हमने जब शुरुआत करी थी, हमने दो चीजें लिखी थी, एक हाइड्रोलिसिस लिखा था, एक डिसोसिएशन लिखा था। हाइड्रोलिसिस में K1 यूज हो रहा था, डिसोसिएशन में Ka2। तो हम क्या करेंगे, एनायन लिखा करेंगे और देखते हैं उसको एक बार H प्लस देने में और एक बार H प्लस गेन करने में कौन से K लग रहे हैं, उनका मीन आपका पीएच आएगा। ठीक है, पीएच विल बी मीन ऑफ द के इज इन्वॉल्व इन H प्लस लॉस एंड H प्लस गेन। मतलब सिंपल भाषा में एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल Na2HPO4 है मान लो, है ना, सुनना बात को। तो क्या करोगे आप, पीएच का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले एनायन अलग करो। तो इसका एनायन आएगा HPO4 2 नेगेटिव, ये एनायन आ गया। इसके अब दो प्रोसेस हैं, एक तो हाइड्रोलिसिस है, गेन H प्लस,
और एक डिसोसिएशन है, लूज H प्लस। तो अब अगर ये H प्लस लूज करता है तो क्या बनाएगा? PO4 3 नेगेटिव बनाएगा बच्चों, हाँ या ना? बिल्कुल। तो आपको कैसे पता चलेगा, सुनना बात को, ये इसमें कितने H प्लस ऑलरेडी हट गए? दो, है ना? H3PO4 था, उसमें से दो ऑलरेडी हट गए। ये लास्ट H है, ये आखिरी H है जो हटा रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ क्या आएगा? Ka1 2 3 क्या आएगा? Ka3 लास्ट H है ना, तीसरा H प्लस है, K3 आएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ आएगा K3। तो अगर लास्ट H प्लस में K3 आ रहा था तो उससे पहले वाला H प्लस में K2 ही आएगा हमेशा, एक कम करके हर बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? आपको बस ये देखना है कि जो भी एनायन है उसमें से H प्लस हटाने में कौन सा Ka आ रहा है। हाइड्रोलिसिस में उससे एक पहले वाला ही आएगा हमेशा। तो सिर्फ ये देख लो कि एनायन में से जो H प्लस हटा रहे हो उसमें Ka कौन सा लग रहा है। जैसे यहाँ K3 लग रहा है, तो दिस प्लस वन प्रीवियस ऑफ दिस बाय टू। अभी मैं और भी एग्जाम्पल बताऊंगा, एक अकेले एग्जाम्पल नहीं है। तो पी एच इज इक्वल्स टू Pk2 प्लस Pk3 बाय टू। ये पहला एग्जाम्पल है ना। और एक एग्जाम्पल बताऊंगा, इसको लिख लो जल्दी से। लिखा? तो इसमें फॉर्मूला सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले में के कौन सा लिखना है उसके लिए देखना पड़ेगा। लिखा भाई? हाँ, तो ये पीएच किसके लिए आया है? Na2HPO4 के सॉल्यूशन का पीएच आया है, ये का फॉर्मूला आया है बेसिकली। अगला केस अगर मैं तुमको NaH2PO4 दे दूं, NaH2PO4, तो सबसे पहले एनायन लिखेंगे। क्या लिखे एनायन बताओ भाई, एनायन लिखो इसका। H2PO4 नेगेटिव एनायन आ गया। ठीक है, सही है। अब अपन इसमें से H प्लस हटाते हैं ना, रिमूव H प्लस, डिसोसिएट कराना है, रिमूव H प्लस। तो H प्लस हटाओगे तो इसका ओरिजिनल एसिड क्या था? इसका ओरिजिनल एसिड क्या था बेटा? H3PO4। तो अगर H2PO4 में से H प्लस हट रहा है तो पहला H प्लस हट रहा है या दूसरा H प्लस हट रहा है? सेकेंड हुआ ना। तो यहाँ क्या आएगा? K2 आएगा। तो अगर एसिड में H प्लस हट रहा है तो हाइड्रोलिसिस में गेन H प्लस में कौन सा आएगा? Ka1। तो H3PO4 बनाएगा। तो देयर फोर pH इज इक्वल्स टू Pk1 प्लस Pk2/2। आया समझ? बिल्कुल। और वैसे तुम इसको फिर और एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा और डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। भाई जितने H प्लस हट गए हैं, जितने H प्लस हट गए हैं, आगे आप वैसे और डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर दो H प्लस हट गए हैं तो 2 + 3/2, उसमें आई एक आगे का आएगा। इसमें कितने H प्लस हट गए थे? एक। तो 1 + 2/2। तो अगर हटने वाले केस से जाते हो
तो वो और उसके बाद वाला, और अगर कौन सा रिमूव हो रहा है, जैसे दो हट गए थे तो थर्ड रिमूव होगा, तो थर्ड और उसके पहले वाला, कैसे भी कर लो, ठीक है, जैसा तुमको पसंद आए कर लोगे ना अब तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इस पे दे रहा हूं जल्दी से, है ना, क्विक होमवर्क रहेगा ये, जल्दी डिस्कस हो जाएगा अगली क्लास की बिगिनिंग में। सोडियम नहीं देखना बेटा, सोडियम की जगह कुछ और भी हो सकता है ना, पोटेशियम, रुबीडियम, सीज सीजियम, कुछ भी हो सकता है, कैल्शियम। तुम्हें तो देखना है कि ओरिजिनल एसिड में से H+ कितने हटे, इसलिए मैं वो डायरेक्ट वाला नहीं बता रहा। तो तुम तो क्या करा करो, ये लिखा करो, और कौन सा H+ हट रहा है ये लिख लिया करो, है ना, उसमें तुम फिर गड़बड़ियां कर दोगे नहीं तो। चलो लिखो सवाल जल्दी। राइट द एक्सप्रेशन of pH for the following amphoteric salts of a tetraprotic acid H4A in bracket weak acid। टेट्राप्रोटिक का मतलब समझ में आता है, क्या होता है, 4H+ दे सकता है बिल्कुल। तो किस कौन 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 से सॉल्ट हैं तुम्हारे पास, Na3HA, सेकेंड Na2HA, और थर्ड Na2H2A है सेकेंड, Na2H2A, और थर्ड NaH3A। ठीक है, ये बस एक सिंपल सा क्वेश्चन होमवर्क है, ये कर लो। वीक एसिड वाले केसेस हमने कवर कर लिए, इसके बाद हम वीक बेसिस वाले केसेस करेंगे और सारे एक साथ करेंगे, क्योंकि उनमें एग्जैक्ट सेम प्रोसेस होगा, फॉर्मूले ऐसे ही होंगे, बस के की जगह के भी आ जाएगा। तो वीक एसिड के सारे केसेस रिवाइज करके रखना अगले लेक्चर में, क्योंकि फिर मैं ये नहीं सुनूंगा कि सर वो ये कैसे कर दिया वो कैसे कर दिया, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस रहेगा, कुछ नया नहीं आएगा, बस एसिड की जगह बेस, H+ की जगह OH-, पीएच की जगह पीओएच आता है, तो उसको अपन पीएच के फॉर्मूले में लिखेंगे। तो पहले मैं बता दूंगा कि लॉजिकली अगर आपको वीक एसिड के फॉर्मूले याद है तो वीक बेस के फॉर्मूले आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, फिर उनको डिराइव भी कर लेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर की बिगनिंग में इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आंसर्स इसके, मुझे पता है कि तुम लोग निकाल लोगे आसानी से, क्योंकि अब तुमको समझ में आ गया है, बट हम इसके आंसर्स अगले क्लास की बिगनिंग में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, होमवर्क क्या है, ये क्वेश्चन और वीक एसिड के सॉल्ट्स कैटालिसिस सारे के सारे रिवाइज करके रखने हैं, क्योंकि वो अगले लेक्चर में यूज होंगे। ठीक है, ओके क्लास, तो आज की थ्योरी रोक लें यहाँ पे।